फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी वेरी फाइन। तो आज जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी एक सीरीज़ शुरू हुई है और उस सीरीज़ का नाम है 10 कदम। तो आज हम लोग बात करेंगे कॉमन एरर, या इसी को हम लोग कह सकते हैं स्पॉटिंग द एरर। आपके सामने 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और ये 10 क्वेश्चंस बहुत यूज़फुल आपके लिए हैं। तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि ये 10 कॉमन एरर्स जो है डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग तरीके से आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और बहुत ही यूज़फुल इसमें क्वेश्चंस निकाले गए हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ऑन योर स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, इट इज़ हाई टाइम। व्हाट इज़ रिटन? इट इज़ हाई टाइम यू बाय अ कार। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इट इज़ हाई टाइम, दिस इज़ ए पार्ट, यू बाय दिस इज़ बी पार्ट, और सी पार्ट में क्या लिखा हुआ है? अ कार, और डी में हमारा आप जानते हैं दैट इज़ कॉल्ड नो एरर। तो आपको फाइंड आउट करना होगा कि विच पोर्शन इज़ रॉन्ग हियर, यहाँ पर कौन सा पोर्शन क्या है गलत है। और ये ऐसे क्वेश्चंस है जो कई बार एग्जामिनेशन में रिपीट हो चुके हैं। तो आपके पास एक रफ और पेन होना चाहिए ताकि आप उसके मेथड को भी समझते चलें, और ताकि ये दोबारा अगर मान लिया जाए किसी भी एग्जामिनेशन में आए तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए बताइए कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। इट इज़ हाई टाइम, आप लोगों ने सुना होगा इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम। तो इसका मतलब ये होता है कि नाउ इट इज़ अ सूटेबल टाइम, यही उपयुक्त समय है यू बाय अ कार, कि आप एक कार खरीदें। तो नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? क्या आप बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है? ए पार्ट, बी पार्ट या सी पार्ट? तो आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो यहाँ पर बी पार्ट गलत है हमारा, और होना क्या चाहिए? यू बॉट अ कार। चलिए अब इसके रीज़न को जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए इंग्लिश में एक होता है सब्जंक्टिव, दैट इज़ कॉल्ड सब्जंक्टिव मोड। सब्जंक्टिव मोड का मतलब ये होता है कि बस आप ये समझिए कि सब्जंक्टिव मोड का मतलब यू नीड द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म आपको लेना होगा? दैट इज़ कॉल्ड सेकेंड फॉर्म। और यहाँ पर आपको ये जानना होगा दैट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है इसका रिलेशन पास्ट से नहीं होगा, इसका रिलेशन किससे होगा? आइदर विद द प्रेजेंट और फ्यूचर। इसका रिलेशन किससे होता है? प्रेजेंट से या फ्यूचर से होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्जंक्टिव मोड। सब्जंक्टिव मोड का मतलब ये हुआ कि दैट इज़ नॉट रियल, जो वास्तविक ना हो। तो अगर आपको कहीं पर भी ये मिले, सपोज़ अगर आपको मिलता है इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, कहीं पर भी आपको मिले, हमेशा याद रखिएगा इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम। तो इसके बाद जो सेंटेंस होगा, आफ्टर आई मीन टू से नाउ द सेंटेंस विल फॉलो इट, जो सेंटेंस इसको फॉलो करेगा उसमें हमेशा याद रखिएगा वर्ब की हमें कौन सी फॉर्म लेनी होगी? सेकेंड फॉर्म। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड सब्जंक्टिव मोड। जैसे मान लिया जाए एक सेंटेंस आ गया, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ इट इज़ हाई टाइम, यहाँ पर हाई टाइम कर दिया जाए, इट इज़ हाई टाइम यू, और उसके बाद लिखा हुआ मीट योर टीचर, दिस इज़ योर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है? इट इज़ हाई टाइम। इट इज़ हाई टाइम का मतलब ये हुआ यही सही समय है। यू मीट योर टीचर, आप अपने टीचर से मिले। अगर हम इसको देखते हैं, अगर ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू मीट योर टीचर, अब इसका मतलब क्या है? आप अपने टीचर से मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी मीनिंग क्या होनी चाहिए? इट इज़ हाई टाइम, यही सही समय है। यू मीट योर टीचर मतलब आपको अपने टीचर से मिलना चाहिए। तो एक तरीके से यहाँ पर शुड इज़ अंडरस्टूड, यहाँ पर हमारा जो शुड है वो अंडरस्टूड है, और शैल का पास्ट क्या होता है? यू नो शुड। तो शुड ना लगाकर यहाँ पर हमें क्या लेना होगा? द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की हमें कौन सी फॉर्म लेनी होगी? सेकेंड फॉर्म। तो मीट एंड इट्स सेकेंड फॉर्म इज कॉल्ड मेट। तो सही एग्जाम्पल हमारा क्या बना? इट इज़ हाई टाइम, यही सही समय है। यू मेट योर टीचर, आप अपने टीचर से मुलाकात करें। तो पहला सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है? इट इज़ हाई टाइम, यही सही समय है। यू बाई अ कार, आप एक कार खरीदते हो नहीं, यू बॉट अ कार, इट मीन्स टू से यू शुड बाई अ कार, आपको एक कार खरीदना चाहिए। तो आई होप इट इज़ क्लियर। तो हमारा बी पोर्शन इज़ प्रॉब्लमेटिक हियर, बी पोर्शन में हमारी गलती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
जैसे आप देख रहे हैं कि ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। और क्या क्वेश्चन है, रीड इट, आप इसको पढ़ें। चलिए, तो आई होप क्लियर हो गया होगा क्या लिखा हुआ है। ही नेवर हैज़ एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स। ही नेवर हैज़ ए पोर्शन एंड नेवर विल, दिस इज कॉल्ड बी पोर्शन। और सी पोर्शन में क्या लिखा हुआ है, टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर। काफ़ी इंपॉर्टेंट एरर है, आप डिसाइड करिए क्या प्रॉब्लम है। क्लियर हुआ क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझ बैठते हैं कि नेवर हैज़, उनके दिमाग में होता होगा कि हैज़ नेवर, क्योंकि नेवर जो होता है डेफिनेटली नॉट और नेवर ऑक्सिलरी के बाद लगाते हैं, तो दिमाग में आता होगा कि हो सकता है यहाँ पर आ जाए ही हैज़ नेवर, ही हैज़ नेवर। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ, नेवर विल। वहाँ पर भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, वो सोचेंगे यहाँ पर क्या होना चाहिए, विल नेवर। बिल्कुल सही सोच है, योर थिंकिंग इज़ राइट, आपकी थिंकिंग बिल्कुल सही है। लेकिन कभी कभी इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज, कभी कभी जोड़ देने के लिए, सपोज दैट इफ़ यू वांट टू एम्फेसाइज एनी पॉइंट, अगर आप किसी भी पॉइंट को एम्फेसाइज करना चाहते हैं तो कभी कभी हम लोग पोजीशन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ही नेवर हैज़, फिर आगे लिखा है नेवर विल। तो यहाँ पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप ए में मान रहे हैं तो डेफिनेटली आपका बी भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो दो जगह तो एरर नहीं हो सकती है। तो केवल यहाँ पर पोजीशन जो चेंज हुई है इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज इट, केवल इस पर एम्फेसिस देने के लिए, मतलब जोर देने के लिए ऐसा हो रहा है, गलती कुछ और है। ओके, आई विल एक्सप्लेन। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ और इसको आप रफ और पेन में लिखते चलिए। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि मान लिया जाए कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में देयर आर टू ऑक्सिलरीज, वहाँ पर दो ऑक्सिलरीज हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं इसमें दो ऑक्सिलरीज है। पहली ऑक्सिलरी क्या लिखी हुई है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं नेवर और उसके बाद क्या लगा हुआ, हैज़, दिस इज द फर्स्ट ऑक्सिलरी। और दूसरे में क्या लिखा हुआ है, नेवर विल। अब यहाँ पर आप ये समझिए कि केवल एक एम्फेसाइज करने के लिए, मतलब जोड़ देने के लिए ऐसा किया जा रहा है, नेवर के बाद हैज़ लगाया गया। इसके बाद ऑक्सिलरी के बाद आपको मेन वर्ब लेना होता है। मेन वर्ब वो होती है जिसके हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म बनाते हैं, राइट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि नेवर विल के बाद हमारी मेन वर्ब क्या है, टेक लगा हुआ है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, टेक, राइट। क्या नेवर हैज़ के बाद ये टेक आ सकता है, नो, बिकॉज वी कैन नॉट रिपीट एनी अननेसेसरी वर्ड, हम किसी अननेसेसरी वर्ड को रिपीट नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर टेक अगर लग गया होता तो एग्जाम्पल बिल्कुल सही था, लेकिन यहाँ पर जो हमारी मेन वर्ब है वो क्या होनी चाहिए, इट शुड बी डिफरेंट, बिकॉज ये हमारा टेंस कौन सा है, इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें क्या लेना होता है, द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और यहाँ पर ये हमारा क्या, इट इज़ फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस। और फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस में कौन सी फॉर्म होती है, आई एम यू टू सी द बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब हमें कौन सी फॉर्म लेनी होती है, फर्स्ट फॉर्म। तो एक तरीके से देखा जाए यहाँ पर हमें एक मेन वर्ब की ज़रूरत है और मेन वर्ब क्या होना चाहिए, टेकन होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा कौन सा पार्ट गलत है, ए पार्ट। अब इसका मतलब क्या है, ही नेवर हैज़ टेकन, उसने कभी लिया नहीं है, एंड नेवर विल टेक, और कभी लेगा नहीं, सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स, इतने कड़े पैमाने, मतलब इतने कड़े रूल और रेगुलेशन को उसने कभी लिया नहीं है और ना ही वो कभी लेगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम कहीं पर भी दिखाई पड़े आपको तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इसमें कितनी ऑक्सिलरी हैं, और ऑक्सिलरी के बाद क्या मेन वर्ब जो है दोनों जगह इक्वल फिट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर इक्वल है तो नो प्रॉब्लम, अगर इक्वल नहीं है तो हमें एक अपने से मेन वर्ब को लेना होगा। और कौन सी मेन वर्ब होगी आपको दिखाई पड़ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं दूसरे सेंटेंस में क्या लिखा है, नेवर विल टेक, एंड टेक दिस इज योर मेन वर्ब। अब यहाँ पर नेवर हैज़ के बाद टेक नहीं आ पाएगा, तो इसी वजह से हमें क्या लेना पड़ेगा, टेकन लेना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब थर्ड एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है, आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड नाइदर माई सिस्टर। आप चाहे इसको नाइदर भी पढ़ें, चाहे आप इसको नीदर भी पढ़ें। तो चलिए आप डिसाइड करिए व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन इट, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इसकी हिंदी जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
वी हैव टू अंडरस्टैंड द हिंदी मीनिंग ऑफ इट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क। आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क मीन्स मैं न्यूयॉर्क कभी नहीं गया हूँ, बिफोर पहले, एंड नाइदर या नीदर माई सिस्टर, ना ही मेरी बहन। आप डिसाइड करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये सारे ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके एग्जामिनेशन में ये सारी चीज़ें रिपीट होंगी। ओके, हैव यू डिसाइडेड क्या प्रॉब्लम है? तो चलिए समझते हैं। देखिए, एक क्या होता है गॉन। जैसे मान लिया जाए किसी ने कहा ही हैज़ गॉन टू अमेरिका। ही हैज़ गॉन टू अमेरिका मतलब वो अमेरिका गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है वो रास्ते में हो या हो सकता है वो अभी अमेरिका में है, बट ही हैज़ नॉट रिटर्न, लेकिन अभी वो लौटा नहीं है। और अगर कोई बोल रहा है बीन टू अमेरिका, जैसे आप लोगों ने सुना होगा किसी ने कहा आई हैव बीन टू अमेरिका। आई हैव बीन टू अमेरिका मतलब ये हुआ कि मैं अमेरिका जा चुका हूँ, मतलब वहाँ गया और वापस आ गया हूँ। तो कभी भी आप सुने, जैसे मान लिया जाए किसी ने कहा सी हैज़ गॉन टू शिमला, सॉरी सी हैज़ बीन टू शिमला। सी हैज़ बीन टू शिमला और सी हैज़ गॉन टू शिमला, व्हाट इज़ द डिफरेंस? सी हैज़ बीन टू शिमला इसका मतलब वो शिमला जा चुकी है, मतलब शिमला हो आई है, वहाँ गई वापस आ गई। और अगर किसी ने कहा सी हैज़ गॉन टू शिमला तो इसका मतलब वो शिमला गई है। इट में भी हो सकता है वो रास्ते में हो या हो सकता है वो शिमला में अभी हो, लेकिन अभी वो लौटी नहीं है। तो यहाँ पर ये लिखा क्या है, आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क, मैं न्यूयॉर्क कभी नहीं गया हूँ, बिफोर पहले, एंड नाइदर माई सिस्टर और ना ही मेरी बहन। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है सी पार्ट में। अब क्या प्रॉब्लम है आई विल एक्सप्लेन, और इसको आप लिखते चलिए। देखिए, कहीं पर भी अगर आपको नाइदर मिले या नॉर मिले और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या लेना होता है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक क्रिया। और उसके बाद आपको क्या लेना होता है नाउन और प्रोनाउन। सपोज मान लिया जाए कोई स्टेटमेंट को आप पूरा नहीं बोलना चाहते हैं। सपोज दैट इफ़ यू वांट टू जस्ट मिनिमाइज योर स्टेटमेंट, आप अपने स्टेटमेंट को कम बोलना चाह रहे हैं, पूरा सेंटेंस नहीं बोलना है, तो आपको नेगेटिव, मान लिया जाए आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए आपको क्या लेना होगा नाइदर नॉर, कुछ भी ले सकते हैं, या तो नाइदर ले सकते हैं और नॉर। उसके बाद आपको क्या लेना होगा ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी मतलब जानते होंगे हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। उसके बाद आप क्या लेंगे नाउन और प्रोनाउन। अब प्रॉब्लम यह है कि कौन सी ऑक्सिलरी लें, तो ऑक्सिलरी जो होगी वो हमेशा टेंस के अकॉर्डिंग लेना है। जैसे मान लिया जाए किसी ने कहा आई डिड नॉट और उसके बाद लिखा है सी द मूवी। अब यहाँ पर सेंटेंस का मतलब क्या है, आई डिड नॉट सी द मूवी मतलब मैंने मूवी नहीं देखा। अब किसी ने कहा मैंने भी का मतलब मैंने भी नहीं देखा, या उसने भी का मतलब उसने भी नहीं देखा, या मेरे बड़े भाई ने भी, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बड़े भाई ने भी नहीं देखा। अब सपोज आई डिड नॉट सी द मूवी, मैंने मूवी नहीं देखा, फिर उसके आगे लिखना है नॉर माई और उसके बाद हमें बोल देना ब्रादर। व्हाट डज इट मीन? अब इसका मतलब क्या है, आई डिड नॉट सी द मूवी मैंने मूवी नहीं देखा, नो माई ब्रादर का मतलब मेरे भाई ने भी नहीं। तो ऐसी सिचुएशन पर यहाँ पर आपको क्या लेना होगा, यू हैव टू यूज़ ऑक्सिलरी। और ऑक्सिलरी कहाँ से आएगी, यहाँ से निकलेगी। ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप जानते हैं वी नीड ऑक्सिलरी डिड, आपकी ऑक्सिलरी क्या होनी चाहिए, डिड होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्शन होगा वो क्या होना चाहिए, नॉर डिड और उसके बाद क्या होगा माई ब्रादर, नॉट डिड माई ब्रादर, या तो आप बोल सकते हैं नाइदर डिड माई ब्रादर। लेट्स हैव वन मोर सेंटेंस, एक सेंटेंस और हम लोग लेते हैं। जैसे मान लिया जाए हमने लिखा जॉन और उसके बाद लिखा डज नॉट, जॉन डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, और उसके बाद लिखा है नाइदर यू। चलिए इस बार ले लेते हैं हम लोग नाइदर यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, जॉन डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, व्हाट डज इट मीन, जॉन डज नॉट वेस्ट हिज टाइम मतलब ये हुआ कि जॉन अपने टाइम को वेस्ट नहीं करता, बर्बाद नहीं करता। फिर आगे क्या लिखा है नाइदर यू। अब नाइदर यू का मतलब तुम भी का मतलब तुम भी नहीं बर्बाद करते हैं।
तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, पूरा स्टेटमेंट बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पूरा सेंटेंस बोलने की ज़रूरत है। यू डू नॉट ऑल्सो वेस्ट योर टाइम, तो शॉर्ट में वो चीज़ बोली गई है। जॉन डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, नाइदर यू। तो अब हमें क्या करना होगा, नाइदर लगा है, अब हमें ऑक्सिलरी डिसाइड करना होगा। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारी ऑक्सिलरी क्या होती है, डू एंड डज। सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमें क्या लेना होता है, डज, और अकॉर्डिंग टू प्लूरल, और प्लूरल के अकॉर्डिंग हमें क्या लेना होता है, डू। और ये सारी चीज़ कौन डिसाइड करेगा, नाउन और प्रोनाउन। यहाँ पर तो प्रोनाउन ही है, तो यू क्या है, इट्स प्लूरल, ये हमारा प्लूरल है। तो यहाँ पर हमारी ऑक्सिलरी क्या होनी चाहिए, नाइदर, और उसके बाद क्या हो जाएगा, डू यू, राइट। आई होप इट्स क्लियर। ओके, तो प्रॉब्लम क्या थी सेंटेंस में, आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर, मतलब मैं पहले न्यूयॉर्क नहीं गया हूँ। एंड नाइदर माई सिस्टर, अब यहाँ पर क्या लिखा है, नाइदर माई सिस्टर। अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, माई सिस्टर सिंगुलर है, तो करेक्शन क्या होना चाहिए, नाइदर हैज़ माई सिस्टर। क्या होना चाहिए, नाइदर हैज़ माई सिस्टर। क्लियर हो गया, neither has my sister. Okay, let's take the next example. I went to the temple. next example क्या है, आप स्क्रीन पर देखिए। I went to the temple, मैं टेम्पल गया with my parents, with my aunts and my cousins. तो I went to the temple मतलब मैं टेम्पल गया, मंदिर गया, with my parents, अपने पेरेंट्स के साथ, my aunts, और कौन साथ में था, मेरी aunts थी, and my cousins, और कौन था, मेरे cousins थे। तो now you decide which part is wrong here, यहाँ पर कौन सा पोर्शन गलत है, समझ में आ गया होगा। which part is wrong here, कौन सा पोर्शन आपका गलत है, ए पार्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ए पार्ट इज रॉन्ग हियर, ए पार्ट गलत है। केवल आपको क्या बोलना होगा, आई वेंट टू टेम्पल, आई वेंट टू टेम्पल। चलिए अब रीज़न समझ लेते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न, इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, देयर आर सम बिल्डिंग्स, कुछ बिल्डिंग है जैसे हॉस्पिटल, चर्च, प्रिजन, राइट, कॉलेज, स्कूल। फॉर एग्जांपल जैसे मान लिया जाए हॉस्पिटल हो गया, चर्च, टेम्पल, राइट, प्रिजन, मॉस्क, मस्जिद, एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर हॉस्पिटल, चर्च, टेम्पल, प्रिजन, मॉस्क एट्सेट्रा और भी बिल्डिंगें हैं। अगर मान लिया जाए सपोज दैट इफ़ यू फाइंड दीज बिल्डिंग्स, अगर आप इन बिल्डिंगों को पाते हैं और अगर इन बिल्डिंगों का वहाँ पर एक पर्पस दिखाई पड़ रहा, पर्पस का मतलब ये किस पर्पस के लिए बने हैं, अगर उसका यूज़ दिखाई पड़ रहा है तो नो आर्टिकल इज़ यूज्ड देयर, वहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। फिर से समझिए, अगर मान लिया जाए ये सारी बिल्डिंगें देख रहे हैं, अगर इनका पर्पस मतलब एक तरीके से उद्देश्य, अगर इनका पर्पस दिखाई पड़ रहा है, मतलब ये किस पर्पस के लिए बने हैं, अगर वो यूज़ दिखाई पड़ रहा है तो ज़ीरो आर्टिकल इज़ यूज्ड, आई मीन टू से नो आर्टिकल इज़ यूज्ड, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। और अगर मान लिया जाए इनका पर्पस नहीं दिखाई पड़ रहा है तो डेफिनेटली वी हैव टू यूज़ आर्टिकल, वहाँ पर हमें आर्टिकल लगाना पड़ेगा, डेफिनेट आर्टिकल द। जैसे मान लिया जाए किसी ने कहा शी वेंट, और उसके बाद लिखा टू, और उसके बाद लिखा हॉस्पिटल, शी वेंट टू हॉस्पिटल, और उसके बाद लिखा है टू मीट हिज एलिंग, एलिंग का मतलब बीमार, एलिंग फ्रेंड। अब समझिए सेंटेंस, शी वेंट टू हॉस्पिटल मतलब वो हॉस्पिटल गई, टू मीट हिज, सॉरी, टू मीट हर एलिंग फ्रेंड, एलिंग का मतलब सिक, इल मतलब अपने बीमार फ्रेंड से मिलने। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल, इट इज़ अ बिल्डिंग। अब हॉस्पिटल जो बना हुआ वो किसके लिए बना है, फॉर पेशेंट, मरीज के लिए।
तो यहाँ पर हॉस्पिटल का पर्पस तो नहीं दिखाई पड़ रहा, उद्देश्य नहीं दिखाई पड़ रहा है। जैसे आपके दिमाग में हॉस्पिटल आता है तो हॉस्पिटल इट इज़ नॉट अ मीटिंग पॉइंट, इट इज़ नॉट अ मीटिंग प्लेस, ये कोई मिलने की जगह नहीं है। वहाँ पर पेशेंट जो है वो क्या होते हैं, एडमिट होते हैं। तो इस एग्जाम्पल में क्या लिखा है, शी वेंट टू हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल गई, टू मीट अ एलिंग फ्रेंड, मतलब अपने बीमार फ्रेंड्स से मिलने। तो यहाँ पर हॉस्पिटल का पर्पस नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या लेना होगा, वी नीड डेफिनेट आर्टिकल हियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द। तो हमारा करेक्शन क्या होगा, शी वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट अ एलिंग फ्रेंड। और अगर मान लिया जाए सेंटेंस ऐसे आ जाए, ही वॉज एडमिटेड, और उसके बाद लिख दिया टू द हॉस्पिटल, सपोज दिस इज योर एग्जाम्पल। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ही वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, मतलब उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। अब यहाँ पर हमारा पर्पस दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज डेफिनेटली ही इज इल, ही इज सिक, वो इल होगा, सिक होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, देयरफॉर ही वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अब यहाँ पर हमारा पर्पस दिखाई पड़ रहा है इस बिल्डिंग का, तो नो आर्टिकल इज यूज्ड, यहाँ पर कोई भी आपको आर्टिकल नहीं लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर द विल बी रिमूव्ड, ये द क्या हो जाएगा, इट विल बी रिमूव्ड। तो करेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ही वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल। तो उसी तरीके से एग्जाम्पल है, आई वेंट टू द टेम्पल, मैं टेम्पल गया विथ माई पेरेंट्स, माई आंट्स, माई कजिन। तो डेफिनेटली टेम्पल में किस लिए गया, इन ऑर्डर टू ऑफर प्रेयर, प्रेयर करने के लिए। तो एक तरीके से यहाँ पर पर्पस दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर कोई पिकनिक स्पॉट तो नहीं है कि वहाँ पर टेम्पल में गया होगा। तो टेम्पल का जो पर्पस है प्रेयर, उसी के लिए गया। तो नो आर्टिकल विल बी यूज्ड हियर, यहाँ पर आपका कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए अब अगला देखते हैं। I have passed, next question, I have passed the examination 2 years ago। काफ़ी अच्छी ये भी गलती है, I have passed the examination, मैं एग्जामिनेशन को पास कर चुका हूँ 2 years ago, 2 साल पहले। आप डिसाइड करें what is the problem, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा क्या प्रॉब्लम है। फाइंड आउट, try to find out। I have passed, this is present perfect tense, the examination, मैं एग्जामिनेशन को पास कर चुका हूँ 2 years ago, 2 साल पहले। ओके, आई विल एक्सप्लेन। फर्स्ट पार्ट में गलती है और क्या प्रॉब्लम है सेंटेंस में, देखते हैं। देखिए, अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मिलता है, राइट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता क्या है, जैसे कि आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑक्सिलरी हमारी क्या होती है, हैज़ और हैव, एंड आफ्टर दैट द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की हमारी कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है ना, ये प्रेजेंट के काम को परफेक्ट दिखाता है, प्रेजेंट में जितने भी काम होंगे उसको ये परफेक्ट करता है, और इसका रिलेशन जो है वो पास्ट से नहीं होता है। अगर मान लो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई भी पास्ट डिनोटिंग टाइम, 2 years ago, yesterday, in 2005, 6 etc. अगर कोई भी पास्ट डिनोटिंग टाइम मिल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो दैट इज़ रॉन्ग, वो हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। रीज़न क्या कारण है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है ना, इट शोज द परफेक्शन ऑफ द प्रेजेंट एक्शन, मतलब ये प्रेजेंट के एक्शन को कंप्लीट करता है, और इसका रिलेशन क्या होगा, पास्ट से बिल्कुल नहीं होगा। जैसे मान लिया जाए किसी ने कह दिया आई हैव, और उसके बाद लिखा मेट, आई हैव मेट देम, और उसके बाद लिख दिया लास्ट मंडे, सपोज। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई हैव मेट देम, मैं उन लोगों से मिल चुका हूँ लास्ट मंडे, पिछले मंडे को। अब यहाँ पर टेंस कौन सा है, इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये लास्ट मंडे इट इंडिकेट्स पास्ट टाइम, ये किस टाइम को इंडिकेट कर रहा है, पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप पास्ट डिनोटिंग टाइम का यूज़ नहीं करेंगे, फिर क्या यूज़ करेंगे, फॉर इट यू नीड ओनली पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि जितनी भी पास्ट की घटनाएं होती हैं उसके लिए केवल और केवल एक टेंस बना है, दैट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का भी इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि मॉडर्न टाइम में देखा जा रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस हैज़ एक तरीके से कह सकते हैं हैज़ बिकम ऑब्सोलीट।
आउट ऑफ यूज़, वो चलन से बाहर हो चुका है, बस कहीं कहीं पर उसका यूज़ होता है। और जितनी भी पुरानी से पुरानी बातें होती हैं उसको बताने के लिए वी हैव टू यूज़ ओनली पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मान लिया जाए ये एरर आपके पास आ गई, ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट, तो आप कहाँ पर गलती मानेंगे? इसको गलत मत मानिएगा। लास्ट मंडे, वी कैन नॉट रिमूव लास्ट मंडे, हम लास्ट मंडे को रिमूव नहीं कर सकते हैं, हमें केवल क्या करना होगा? हैज़ या हैव को हटाना होगा। और जैसे ही आप हैज़ या हैव को हटाएंगे वो सेंटेंस किस में चला जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आई मेट, क्या होना चाहिए? आई मेट देम लास्ट मंडे, राइट। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप कभी भी पास्ट डिनोटिंग टाइम का यूज़ मत करिएगा। अब जैसे मान लिया जाए, एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा दे हैव गॉन टू दिल्ली, और उसके बाद लिखा 3 days ago, ये एक सेंटेंस है। अब इसमें क्या लिखा है? दे हैव गॉन टू दिल्ली 3 days ago, मतलब वे लोग 3 दिन पहले दिल्ली जा चुके हैं। तो इसका मतलब दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट हमेशा याद रखिएगा, ये प्रेजेंट के ही एक्शन को क्या करता है? परफेक्ट दिखाता है, और इसका रिलेशन जो है वो पास्ट से नहीं होता है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं 3 days ago, इट इंडिकेट्स पास्ट टाइम। ये किस टाइम को डिनोट कर रहा है? पास्ट टाइम को। और हैव कौन से टेंस को बता रहा है? इट इंडिकेट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दैट इज़ रॉन्ग, हमें हैव को हटाना होगा या हैज़ होगा हटाना होगा। तो करेक्शन हमारा क्या होना चाहिए? दे गॉन। अब दे गॉन तो हम लोग नहीं बोलेंगे यहाँ पर, तो ठीक है चल गया। मेट सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म इज़ इक्वल, यहाँ पर इक्वल है, लेकिन ऐसा गॉन के साथ नहीं होगा। तो हमारा करेक्शन क्या होना चाहिए? दे वेंट टू दिल्ली 3 days ago। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच बैठते हैं कि हैव को हैड में टर्न कर दिया जाए, तो ऐसा आप मत करिएगा। केवल आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ करना होता है। पास्ट परफेक्ट जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, एक तरीके से आप उसको भूल जाओ। केवल पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ पर यूज़ होता है? नरेशन में थोड़ा बहुत उसका यूज़ होता है, वॉइस में। अदरवाइज इफ़ यू वांट टू स्पीक समथिंग, इफ़ यू वांट टू राइट समथिंग, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, कहना चाहते हैं पास्ट की बात को, तो हमेशा आप किस टेंस का यूज़ करें? पास्ट इंडेफिनिट। आई होप इट्स क्लियर। तो करेक्शन क्या होना चाहिए? आई पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago। क्लियर? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, पढ़ते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? तो हमारा क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ द डॉलर, मतलब डॉलर की जो वैल्यू है डिक्लाइंस। डिक्लाइंस का मतलब नीचे गिर जाती है। एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, आप इन्फ्लेशन जानते होंगे, महंगाई, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेट होना, ऊपर बढ़ना, इन्फ्लेशन रेजेस। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि डॉलर का जो रेट है वो डिक्लाइंस, कम हो जाता है। एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जैसे कि इन्फ्लेशन, महंगाई का रेट जो है वो क्या होता है? रेजेस होता है, मतलब उठता है या बढ़ता है। नाउ डिसाइड विच पार्ट इज रॉन्ग हियर, यहाँ पर कौन सा पार्ट गलत है? देखिए, कॉमन एरर को करने के लिए आपको साथ ही साथ उसकी मीनिंग को भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप सेंटेंस का मतलब नहीं जानेंगे ना, तब तक आपका दिमाग जो है प्रॉपरली क्लिक नहीं करेगा, स्ट्राइक नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने आँख बंद कर लिया सारी चीज़ विजिबल हो जाएंगी, नो, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे ही आप सेंटेंस की मीनिंग जानेंगे तो कुछ ना कुछ आपको हिंट मिलेगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या प्रॉब्लम है? ओके, नाउ सी पोर्शन इज रॉन्ग। यहाँ पर सी हमारा क्या है? गलत है। क्यों गलत है? देखिए, एक होता है राइज। राइज का मतलब उठना या उगना, दोनों होता है। कोई चीज़ ऊपर उठना, ऊपर उठने का मतलब उगना। और अगर हम राइज की सेकंड फॉर्म की बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रोज, और इसकी थर्ड फॉर्म दैट इज़ कॉल्ड रिजन। और एक वर्ड होता है रेज। रेज का मतलब होता है उठाना, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? रेज्ड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? रेज्ड। फिर से समझते हैं। राइज, उठना या उगना, सेकंड फॉर्म इज कॉल्ड रोज, एंड थर्ड फॉर्म इज कॉल्ड रिजन। रेज का मतलब उठाना, रेज, रेज्ड, रेज्ड। अब इसमें एक चीज़ और समझ लें,
यहाँ पर ये वर्ब कैसी है हमारी, इंट्रांजिटिव। अब इंट्रांजिटिव का मतलब आप जानते होंगे, हैविंग नो ऑब्जेक्ट, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, मतलब इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। और रेज्ड कैसी वर्ब है हमारी, इट इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ये होता है इट विल हैव एन ऑब्जेक्ट, इसमें क्या मिलेगा आपको, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा, इसका मतलब उगना या उठना और इसका मतलब उठाना। जैसे मान लिया जाए किसी ने कहा ही राइज की सेकेंड फॉर्म रोज, ही रोज वो उठा, और उसके बाद लिखा टू एड्रेस, और उसके बाद लिखा द पब्लिक, सपोज। अब इसका मतलब क्या हुआ, ही रोज, गुलाब नहीं, रोज। अगर हम इसको गुलाब समझेंगे तो इट इज़ अ नाउन, वो हमारा क्या है, नाउन है। तो रोज का मतलब गुलाब भी होता है बट नाउन, नाउन के रूप में। और यहाँ पर हमारी क्या, इट इज़ अ वर्ब। ही रोज, वो उठा, टू एड्रेस द पब्लिक, पब्लिक को एड्रेस करने के लिए, वो उठा पब्लिक को एड्रेस करने के लिए। और अगर मान लिया जाए अगर हम रेस्ड का यूज़ करते हैं, देखिए रेस्ड का कैसे यूज़ होगा, आई रेस्ड माई हैंड। अब इसका मतलब ये हुआ आई रेस्ड माई हैंड, मैंने अपने हैंड को उठाया। तो यहाँ पर माई हैंड क्या है, इट इज़ योर ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या होता है, यू विल फाइंड ऑब्जेक्ट, और इसमें ऑब्जेक्ट विल बी मिसिंग, इसमें ऑब्जेक्ट गायब रहेगा। अच्छा, यहाँ पर ये मत समझ लीजिएगा टू एड्रेस द पब्लिक इट इज़ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ अ फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज है हमारा। ही रोज टू एड्रेस द पब्लिक, वो उठा पब्लिक को एड्रेस करने के लिए। और रेस का मतलब उठाना। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, ऑब्जेक्ट है या नहीं है, केवल आप मीनिंग याद रखिए। इस रेस का मतलब उगना या उठना, और इस रेस का मतलब क्या होता है, उठाना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, द वैल्यू ऑफ द डॉलर, जो डॉलर की वैल्यू है वो डिक्लाइंस होती है, मतलब गिरती है, एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जैसे कि इन्फ्लेशन का रेट क्या करता है, रेजेस, उठाता है या उठता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, राइजेस। अब रेजेस का मतलब उठाना, तो उठाएगा तो नहीं है, कोई वस्तु होनी चाहिए जिसको उठाएगा, ऑब्जेक्ट इज मिसिंग, हिंदी से भी फिट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, राइजेस। और राइजेस का मतलब उठना अपने से, तो यहाँ पर राइजेस। इज इट क्लियर, क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इवन टुडे इट इज़ क्रेड्यूलस, इवन टुडे, आज भी, इट इज़ क्रेड्यूलस, इसको क्रेड्यूलस नहीं पढ़िएगा, इसको क्रेड्यूलस है, टू थिंक, ये सोचना, दैट मैन हैव वॉक्ड ऑन द मून, मैन हैव वॉक्ड ऑन द मून, कि आदमी चांद पर चल चुका है। नाउ डिसाइड विच पोर्शन इज रॉन्ग, कौन सा पोर्शन इसमें गलत है, हैव यू डिसाइडेड। चलिए समझते हैं हम लोग भी क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो आई होप क्लियर हुआ क्या प्रॉब्लम हुई इसमें। इट इज़ इवन टुडे, आज भी, इट इज़ इनक्रेड्यूलस, इनक्रेड्यूलस। अब यहाँ पर हमें समझना होगा इनक्रेड्यूलस। देखिए आजकल की जो एरर होती है, बहुत घुमा फिरा कर भी पूछते हैं इनक्रेड्यूलस। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि इनक्रेड्यूलस का मतलब क्या होता है। तो देखिए इनक्रेड्यूलस का मतलब ये होता है द पर्सन हु ऑलवेज डाउट्स, वो आदमी जो हमेशा डाउट करे, जो जल्दी से किसी चीज़ पर बिलीव ना करे, ट्रस्ट ना करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनक्रेड्यूलस। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं डाउटर, जो डाउट करता है, दैट इज़ कॉल्ड इनक्रेड्यूलस। और एक वर्ड होता है हमारा इनक्रेडिबल। अब इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है, दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड। अब समझिएगा ये इंसान है इनक्रेड्यूलस, मतलब जो जल्दी से विश्वास नहीं करेगा किसी बात पर। और इनक्रेडिबल क्या है, वो इंसान नहीं है, इंसान नहीं मतलब ये कोई थिंग है, कोई वस्तु है जिस पर आप विश्वास ना कर पाए। जैसे मान लिया जाए कोई ऐसी बात आपको बता दी, जैसा ऐसे आपको लगेगा कि ऐसा तो हो नहीं सकता, तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज़ इनक्रेडिबल। ये इनक्रेडिबल है। इनक्रेडिबल मतलब समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिस पर आप बिलीव ना कर पाएँ, आपको लगेगा नाउ दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज, ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है। तो इनक्रेड्यूलस एक इंसान होता है, और इनक्रेडिबल कोई फैक्ट, कोई बात होगी। इनक्रेडिबल इंडिया,
जैसे आप लोगों ने सुना होगा इट इज़ इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल इंडिया मतलब अविश्वसनीय भारत। ऐसा लग रहा है कि लोगों को ट्रस्ट नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, इवन टुडे, आज भी, इट इज़ इनक्रेजुलस नहीं, इनक्रेजुलस नहीं, इनक्रेडिबल मतलब आज भी ये अविश्वसनीय है, मतलब आज भी इस चीज़ को बिलीव नहीं कर सकते, टू थिंक, ये सोचने में, दैट मैन हैव वॉक्ड ऑन द मून, कि आदमी क्या कर चुका है, चांद पर चल चुका है। तो याद रखिएगा, इनक्रेजुलस जो डाउट करे, जो जल्दी से कोई बात को विश्वास ना करे, और इनक्रेडिबल का मतलब जिस चीज़ पर आपको विश्वास ना हो, मतलब इनक्रेडिबल है यहाँ पर समथिंग, कोई ऐसी चीज़ विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, विच कैन नॉट बी बिलीव्ड मतलब जिस पर विश्वास ना किया जा सके। इज इट क्लियर? तो लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल, 8 एग्जाम्पल, नंबर 8। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, नाउ रीड, क्या लिखा हुआ है, द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन, मतलब लंबी डिस्टेंस वाली ट्रेन, विच मेट विथ एन एक्सीडेंट, विच मेट विथ एन एक्सीडेंट, जिसकी मुलाकात एक दुर्घटना से हुई। अगर कहीं पर भी आपको मिले मीट विथ एन एक्सीडेंट, तो इसका मतलब दुर्घटना होना। जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल आपको मिला, माई ब्रदर मेट विथ एन एक्सीडेंट, माई ब्रदर मेट विथ एन एक्सीडेंट, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई के साथ दुर्घटना हुई। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जो थी, विच मेट विथ एन एक्सीडेंट मतलब जिसके साथ दुर्घटना हुई, वाज कैरिंग, कैरिंग का मतलब ले जा रही थी, सम आर्मी पर्सनल, कुछ आर्मी पर्सनल को ले जा रही थी। तो बहुत ही इजी है, अगर आप ब्रेन का यूज़ करेंगे प्रॉपरली तो डेफिनेटली आप फाइंड आउट कर लेंगे कि कहाँ पर गलती है। ओके, हैव यू फाउंड आउट, मिल गया कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है आपकी, सी पार्ट में। और सी पार्ट में क्या प्रॉब्लम है, आर्मी पर्सनल। अगर आप देखेंगे ना, जैसे यहाँ पर लिखा होता पर्सनल, इससे पहले भी बात हुई थी एक बार, तो पर्सनल का मतलब क्या होता है, निजी होता है। इट्स माय पर्सनल मोबाइल, जैसा आदमी नहीं बोलता इट्स माय पर्सनल बाइक, माय पर्सनल मोबाइल। तो पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत, निजी। और एक होता पर्सनल, तो पर्सनल का मतलब होता है कर्मचारी। जैसे मान लिया जाए किसी डिपार्टमेंट में, आर्मी में, नेवी में, या किसी फैक्ट्री में जो वर्किंग क्लास होता है, जो वहाँ पर काम करने वाले होते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल। तो पर्सनल का मतलब एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, कर्मचारी। और एक बात और याद रखिएगा आप लोग, पर्सनल इट इज़ अ कलेक्टिव नाउन। ये हमारा कैसा नाउन है, इट इज़ अ कलेक्टिव नाउन, ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। कहने का मतलब ये हुआ कि वी कैन नॉट यूज़ एस और एस इन इट, हम लोग इसमें एस या एस का यूज़ नहीं करेंगे। पर्सनल्स, वी कैन नॉट से पर्सनल्स। अगर मान लिया जाए कहीं पर आपको मिल जाए पर्सनल्स, एस लगा हुआ मिले, तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आर्मी पर्सनल का कोई लॉजिक ही नहीं है, आर्मी और पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, दैट इज़ रॉन्ग। यहाँ पर क्या होना चाहिए, आर्मी पर्सनल। तो पर्सनल का मतलब वही जो सोल्जर्स या कर्मचारी हैं, उन्हीं के लिए क्या आया है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमारा पर्सनल। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एरर पूछी जा रही है आजकल, वर्ड पर भी डिपेंड एरर आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, द यंग मैन फ्रॉम जापान, मतलब जो यंग मैन थे फ्रॉम जापान, जापान से, फाउंड उन्होंने पाया, द एसेंट ऑफ द माउंटेन, मतलब माउंटेन की एसेंट को पाया, हार्ड गोइंग। हार्ड गोइंग का मतलब दैट वाज टफ, जो बहुत ज़्यादा टफ था, हार्ड गोइंग। जैसे मान लिया जाए किसी ने कहा इट इज़ हार्ड गोइंग फॉर मी, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी, बहुत ही टफ हो जाएगी। तो नाउ यू जस्ट थिंक क्या प्रॉब्लम है, द यंग मैन, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, फ्रॉम जापान, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम इशू नहीं मिल रहा है, फाउंड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस फाइंड, और फाइंड की सेकंड फॉर्म क्या लगा हुआ है, फाउंड द एसेंट ऑफ द माउंटेन। अब यहीं पर कुछ रॉन्ग लग रहा होगा आपको, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या है, देखिए एसेंट, तो एसेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ की परमिशन, मतलब एक तरीके से सैंक्शन, अनुमति। तो एसेंट का मतलब क्या होता है, सैंक्शन। आप एक तरीके के एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब एक तरीके का समझौता, तो इसको आप चाहें तो बोल सकते हैं एग्रीमेंट, दैट इज़ कॉल्ड एसेंट।
राइट। और एक इसी से मिलता जुलता अगर फोनेटिक साउंड की बात किया जाए तो सेम प्रोनाउंसिएशन है, और वो क्या है, ASCENT, एसेंट। तो यहाँ पर एसेंट का मतलब क्या होता है, कोई चढ़ाई। जैसे आप लोगों ने सुना होगा द एसेंट ऑफ द माउंटेन, मतलब माउंटेन की चढ़ाई। और डिसेंट का मतलब क्या होता है, DESCENT, डिसेंट का मतलब क्लाइंबिंग डाउन, मतलब नीचे आना। पर्वत के ऊपर की चढ़ाई को एसेंट और नीचे आने को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंट। तो ये ऊपर जाएगा और ये क्या होगा, नीचे आएगा। और इफ़ यू टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये दोनों वर्ड हमारे क्या हैं, दे आर नाउन, ये हमारे नाउन है। तो देखा कितनी फोनेटिक साउंड में सिमिलरिटी है, लेकिन अगर हम बात करें स्पेलिंग की, यूसेज की, तो दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट, ये पूरी तरीके से डिफरेंट है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, द यंग मैन फ्रॉम जापान, मतलब जापान से जो यंग मैन थे, फाउंड, उन्होंने पाया, द एसेंट, कौन वाला, ये वाला, एसेंट का मतलब चढ़ाई, ऑफ द माउंटेन, माउंटेन की चढ़ाई को पाया, हार्ड गोइंग, हार्ड गोइंग का मतलब टफ, हार्ड पाया। इज इट क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। द मास्टर डिड नॉट नो, मास्टर नहीं जानता था, हु ऑफ द सर्वेंट्स, मतलब कौन वाला नौकर, ब्रोक द जग, उसने जग को तोड़ा। नाउ यू डिसाइड विच पार्ट इज रॉन्ग हियर, कौन सा पार्ट गलत है। द मास्टर डिड नॉट नो, मास्टर नहीं जानता था, हु ऑफ द सर्वेंट्स, मतलब नौकरों में से कौन सा, ब्रोक द जग। यू गॉट। चलिए बताते हैं क्या प्रॉब्लम है। देखिए एक होता हु और एक होता विच। हु मीन्स कौन, जैसे मान लिया जाए किसी ने कहा हु इज़ कॉलिंग यू, तुम्हें कौन बुला रहा है। हु इज़ टीचिंग यू, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर जैसे किसी ने बोला हु इज़ टीचिंग यू, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, इसका यूज़ आप लोगों ने किया होगा इन योर टेंसेस, टेंस में। हु इज़ टीचिंग यू, तुम्हें कौन पढ़ा रहा, हु टॉट यू, तुम्हें किसने पढ़ाया। तो हु का मतलब कौन, एक तरीके से इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर ह्यूमन, ये किसके लिए यूज़ होता है, केवल इंसान के लिए। और विच का मतलब क्या होता है, कौन सा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये समझ बैठते हैं कि विच जो होता है वो नॉन लिविंग के लिए लगता है, ऐसा नहीं है। विच जो होता है ना, इट इज़ यूज्ड फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब इसका यूज़ आप सभी के लिए करें, इंसान के लिए भी कर लेंगे, वस्तु के लिए भी करेंगे, जानवरों के लिए भी करेंगे, सब चीज़ के लिए। तो विच जो होता है ये क्या दिखाता है, एक तरीके का सिलेक्शन या चॉइस, सिलेक्शन या चॉइस मतलब चुनाव। अब जैसे मान लिया जाए हमने कहा सपोज दैट बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, आपको जानना है कि इसमें कौन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, हु इज़ योर ब्रदर इन द ग्रुप। अगर किसी ने बोला हु इज़ योर ब्रदर इन द ग्रुप, ग्रुप में तुम्हारा भाई कौन है, तो आपको नाम बताना पड़ेगा, जॉन, टॉम, मैं तो नहीं जानता हूँ। तो यहाँ पर सूटेबल क्या होना चाहिए, विच इज़ योर ब्रदर इन द ग्रुप, तुम्हारा भाई कौन सा है ग्रुप में। कौन सा का मतलब यू हैव टू चूज़, यू हैव टू सिलेक्ट, आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे मान लिया जाए देयर इज़ अ फोटोग्राफ, एक फ़ोटोग्राफ है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, आपको जानना है इसमें किसी के बारे में, मान लो फादर के बारे में, तो आप क्या बोलेंगे, विच इज़ योर फादर इन द फ़ोटो, मतलब फ़ोटो में आपके फादर कौन से हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, यू हैव टू पॉइंट आउट, आपको पॉइंट आउट करना होगा, दिस वन दैट वन। तो विच जो होता है ना, ये सभी के लिए आप लगाएंगे, लिविंग नॉन लिविंग सब के लिए। जैसे मान लिया जाए हमने कहा विच ऑफ द बॉयज़, विच ऑफ द बॉयज़, और उसके बाद हमने लिखा स्टोल, स्टोल योर पेन, सपोज विच ऑफ द बॉय स्टोल योर पेन, मतलब विच ऑफ द बॉय, कौन से लड़के ने स्टोल योर पेन, मतलब आपके पेन को स्टोल किया, चुराया। तो अब यहाँ पर आप हु ऑफ द बॉयज़ नहीं बोलेंगे, विच ऑफ द बॉयज़। तो इसका मतलब यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू चूज़, आपको चूज़ करना होगा। कई लड़के हैं तो उसमें से चूज़ करना होगा ये वाला, ये वाला, ये वाला। और अगर किसी ने कहा हु स्टोल योर पेन, हु स्टोल योर पेन, तो मतलब वहाँ पर चॉइस नहीं है, वहाँ पर आपको नाम बताना होगा, जॉन ने चुराया, श्याम ने चुराया। अगर किसी ने कहा विच ऑफ द बॉयज़, लड़कों में से कौन सा, तो इसका मतलब यू हैव टू जस्ट चूज़, आपको नाम नहीं बताना होगा, दिस वन दैट वन दैट वन। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, द मास्टर डिड नॉट नो, मास्टर नहीं जानता था, हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द जग, कौन सर्वेंट्स ने
मतलब कौन वाले नौकर ने जग को ब्रोक किया। तो वो नाम की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर उसको जानना होगा ये वाला, ये वाला, ये वाला या ये वाला। तो इस वजह से हमारा क्या होना चाहिए, हु ऑफ द सर्वेंट्स नहीं होना चाहिए, बल्कि विच ऑफ द सर्वेंट्स सही है। तो आई होप इट्स क्लियर। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चंस आपके सामने रखे गए रिलेटेड टू एरर्स, स्पॉटिंग द एरर्स से। अगर आप इसी का जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर आप उसको लिखते चलेंगे तो ये सारी चीज़ें क्या होती, बार बार रिपीट होती है, एकदम सेम चीज़ नहीं आएंगी, लेकिन रूल और रेगुलेशन जो रहेगा वो आपका सेम रहेगा और कहीं ना कहीं वो डेफिनेटली आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। तो आई होप इट्स वेरी यूज़फुल फॉर यू, ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।